मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के प्रथम खंड के भाग 44 और द्वितीय खंड के भाग 21 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। मित्रों, आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 22 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह इस इलाके में अख्तकिया पटुआ भदय बोने वाले किसानों को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत को चार चांस कर दें। भ्रुकुआ तारा जगमग कर रहा है। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है। लगता है नीलकमल खिला है। कंधे पर हल लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है बिरंची। कोयरी टोला के सोबरन का 3 बीघा खेत मनकुत्ता पर जोतता है, मगर इस साल टोटा पड़ेगा। उसकी सूरत दिया सलाई की डिबिया में जैसे हलवाहे की छापी रहती है। एकदम दुबला पतला, काला कलूटा, कमर में विष्टि वैसी ही है। खिलावन अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है वह दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसकी अपनी रमना भी नहीं है। रमना माने चरागाह, इसीलिए धत्ता की ओर ले जाता है। खिलावन यादव यादव टोली का मर्डर भैंस चराकर लौट रहा है। आसमान साफ हो रहा है। सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है। झमाई हुई ईंट जैसे चेहरे। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर डलेवर साहब निकले। भट 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 भट। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े हाथों को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। भट 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 भट। छत दलकती है। उसी के ताल पर उनका कलेजा धुक धुका रहा है। कौन आ रहा है? कौन? सेविया? चुप, धीरे से। क्या क्या? तहसीलदार साहब पूछते हैं। ओह, बताहा नाती भेल ब। सेविया हंसती है। चुप, जिंदा है या अह, गुजर गुजर है छे। उफ, भगवान। तहसीलदार साहब थर थर कांप रहे हैं। कमला नदी के उस पार, अधपके रबी की फसल के उस पार, सेमलबाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो गया है। दक्षिण कोठी के बाग में गुलमोहर की लाल लाल डालियां दमक उठती हैं। डेवढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज नहीं जान पावे। इंतजाम हो रहा है। कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा जोर से रोवे, गला टिप दो, मार डालो। दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर रोज श्रद्धांजलियां अर्पित होती हैं। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता है, वहां पहुंचकर अपनी जिंदगी को सार्थक समझता है। कलीमुद्दीपुर में नागर नदी के किनारे चोरघट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है। कौन लेगा? दुलारचंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा। झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा। बावन दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी, मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चेथरिया पीड़ समझकर मनौती की है। अपने आंचल का एक खूट फाड़कर बांध दिया है। मनोकामना पूरी हो तो नया चेथरा बधाऊंगी। बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वह गिरह बांध रही है। 2 चीथड़े। पूर्णिया जेल के सामने बड़ा पुराना वट वृक्ष है। उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। बट के बधाए चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है। साथ में है प्यारू। खाली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जांगिया पहने एक वार्डर साहब बार बार बारीक से निकलकर युवती को देखते हैं। आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? युवती ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं।
वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेवकूफ है, हमेशा खराब खराब बात बोलता रहता है। वह मुंह फेर लेता है। जेल का लौह कपाट झंझना कर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हट जाती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियां पड़ गई थी, धीरे धीरे खिल पड़ती है। डॉक्टर इस तरह मुस्कुराता, डेग बढ़ाता, हाथ में छोटा बैग लिए आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाकर लौटा है। प्यारू का चेहरा देखने काबिल हो रहा है। वह अपने अंदर में उठने वाले खुशी के आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है। तुम भी किसी जेल में थी क्या? नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेके नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। युवती रुमाल से सूखे बेलपत्तर और फूल निकालकर डॉक्टर प्रशांत के सिर पर झुलाती है। तब प्यारू क्या हाल है? ममता, प्यारू से बातचीत हुई या नहीं? सुबह से और क्या कर रही हूं? ममता हंसते हुए कहती है, घोड़ा गाड़ी बुलाइए। प्यारी चंद सरकार। प्यारू हंसता लड़ाता कचहरी की ओर जाता है। 3 बजे रात में पहुंची पूर्णिया स्टेशन। ज्योति जी तो आजकल यहीं है ना? उनके डेरे पर गई। सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ता आर्डर साथ में था तुम्हारी रिलीज का। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो सकती है। तो अभी कहाँ चलना है? ममता मुस्कुराती है, तुम मेरीगंज नहीं चलोगे? क्यों नहीं? मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। एसपी साहब का चपरासी खत लेकर आया है। एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 22 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 23 का वाचन। और मित्रों, यह उपन्यास का आखिरी भाग है। तहसीलदार साहब अब नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं, रात में संथाल टोली का महुआ का रस। कभी होश में नहीं रहते हैं। सुमरी दास बेतार से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो लो एक गिलास पियो साले। यदि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमली की माँ दरवाजा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाजा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमली की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमली कजरौटी में काजल पार रही है। भट भट भर भर एक स्टेशन वैगन पूर्णिया मेरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नजर बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया है। आगे ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। प्राणनाथ, कमला की चिट्ठी है, 1 सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर यह पत्र तुमको मिले या नहीं, देर या सबेर, कभी भी मेरी यह चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो, अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा कैसे लिखूं? माँ कहती है, यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो, तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ। बाबूजी अब एकदम पागल हो गए हैं, न जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए, जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला। विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पढ़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकोलों पर मीठी झपकी ले रही है। चोट लग जाएगी। और कितनी दूर? ममता जाग कर पूछती है। और 1 घंटा, प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है। बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं। है? ममता पूछती है, क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्र देकर बाहर की ओर देखता है।
प्यारू गर्दन उलट उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलते हुए पढ़ती है। प्राणनाथ, किसकी चिट्ठी है? कमला की? ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता की नींद से माती आंखें एक बार चमकती हैं। पत्र शेष करके वह पूछती है, और कितनी दूर? अब और 1 घंटा। रास्ता कच्चा है। और वह गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्म समाज मंदिर में उसे रखवा दिया था। न जाने कहां से उसके एक चाचा ऊपर हो गए। बहुत बखेड़ा हुआ। जाति धर्म का बवंडर उठाया। मैंने भी कह दिया ले जाओ। उससे भैंस चरवाता है। प्यारू कहता है, उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता है ना। मैंने मेडिकल गजट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गांव में प्रचलित टोटकों के बारे में तुम्हारी चीटियों से शार्ट करके लिख दिया। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। डॉक्टर ममता की ओर देखता है। एक टक। ममता बाहर की ओर देख रही है। विशाल मैदान, वंध्या धरती। यही है वह मशहूर मैदान, नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक, वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है। पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती है दूर से। तड़बन्ना के ताड़ों की फगुनी पर डूबते हुए सूरज की लाली क्रमशः मटमैली हो रही है। भर। सुमरी दास, अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर से पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं, मोटर है, मोटर। मोटर? कौन है? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? सुमरीदास दौड़कर छत पर जाता है। अपने डॉक्टर बाबू, साथ में एक जलाना है, प्यारू भी है। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं। सुमरीदास थरथर कांपते हुए कहता है, दुहाई, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम ना करूं तब क्या करूं? प्यारू पुकारता है, मौसी, ओ मौसी। कौन? प्यारू। माँ दरवाजे की फाक से कहती है, क्या है? डॉक्टर बाबू। हैं? हाँ? सौर गृह में कमली का नन्हा रोता है। हाँ। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूं ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर गृह के अंदर चली जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा है। सीढ़ी पर खड़ाहों की आवाज होती है, भारी भरकम आवाज। कोई जोर जोर से पैर पलटकर चल रहा है। कौन है डॉक्टर? तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर बाबू। सुमरीदास मसूड़े निकालकर हंसता है। आइए? नहीं। सुमरीदास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहाँ आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो। सुमरीदास बेतार डॉक्टर के पास आकर कनखी और इशारों से समझाता है, आजकल जरा ज्यादा ढलने लगी है ना, इसीलिए। सौरगिरी के दरवाजे की फाग से कमली की माँ कहती है, कमली के बाबू, कैसे हो तुम? जमाई को? जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती हो? वह मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धुली लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फुटकर रो पड़ते हैं। डॉक्टर साहब को बाहों में जकड़कर रोते हैं, मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा। सुमरीदास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी है। कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो। 5 पंच को जानकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक विघ्न पड़ गया। इसीलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूं तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। इस यह सो खिस्सा कहानी जैसा हो गया, एकदम किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है। ज्योतिकी जी के कानों में बात पड़ी। उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खिलावन यादव ने कहा,
पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वह धर्म ही होगा। लेकिन निमंत्रण अस्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं। सुबह को गांव के चमारों ने आकर नाच नाच कर ढोल बजाना शुरू किया। औरतें झुंड बांध बांध कर सोहर गाती हुई आने लगी। लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खिंची हुई है, मन में रंग नहीं। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं। फिर बाहर आकर कहते हैं, सुमरी दास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा के दर से जमीन मैं लौटा दूंगा। सांझ पड़ते पड़ते मैं सब कागज पत्तर ठीक कर लेता हूं। और संथाल टोली में जाकर कहो, वे लोग भी आकर रसीद ले जाए। 1 पैसा सलामी या नजराना कुछ भी नहीं। अरे, मैं क्यों दूंगा? दे रहा है नया मालिक। मालिक साहब का हुक्म है। सुनते हो नहीं? रो रहा है वह हुक्म दे रहा है। लौटा दो, दे दो। खिलावन को उसकी जमीन का सब धान दे दो। डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें चार होती हैं। मुंह क्या देखते हो? मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे? योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन, धरती, 1 इंच जमीन तक के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 100 बीघे जमीन दे रहा हूं। पागल तो तुम लोग हो। अरे, यह जमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई। उन्हें वापस दे रहा हूं। मैं कहता हूं, ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। जय 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 हो। बोलिए प्रेम से महात्मा जी की जय। डिग डिग डिग, रिंग रिंगता धिनता, डा डिग्गा दा डिग्गा, झुमुर झुमुर हुर 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 हुर। हाँ, अब ठीक है। अब देखो, सब चेहरों पर, मुर्दा चमड़ों पर लाली लौट रही है। सैकड़ों जोड़ी आंखें खुशी से चमक उठती, मानो दीप जले हों। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। हाँ, ममता ने कमली के पुत्र को नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया है और देखा है, दुबला पतला, पीले रंग का रक्त मांस का पिंड। ममता कहती है, पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल, कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थी। उसके ललाट पर सिंदूर का एक बड़ा सा टीक जगमगा रहा था। अंधेरे में खड़ी सिलहुटी तस्वीर सी खड़ी मां हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपने शिशु को सौंप रही है। अंधेरा, भयावनी छाया, नहीं नहीं। डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया। आहा, नन्हा सा दिल धुक धुक कर रहा है। सौर गृह में 12 दिन के शिशु की लंबी उम्र, सुंदर स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि और धन संपत्ति के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। डॉक्टर जगा हुआ है। उसका रिसर्च, ममता कहती है, असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची चरदीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के सायों में वैज्ञानिकों के दल खोज रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक हो रहा है, मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति पुरुष अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की एक छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। हा हा हा, अट्टहास। व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हाफ रहा है। छोटे फेफड़े की तेज धुकधुकी। नीलोत्पल, नहीं नहीं,
यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है तेजों में। छत विच्छत पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से ही नहीं, पागलों, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सवारी ऊपर मानुष सत्य। अनेक वक्त्र नयनों में कादभूत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोत्य ध्यातुधम, दिव्य सूर्य सहस्य। ममता गा रही है। सुबह हो रही है। बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खर्राटे ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल देता है। मटमैली अधियारी में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजन गंधा की नई कलियां मुस्कुराने को तैयार हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। प्रशांत। ममता मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश करती है। सुबह को हौले हौले बहाने वाली हवा जैसी। सद्य स्नाता ममता के पीछे बिखरे केशगुच्छ को डॉक्टर छू लेता है। अरे धत, औरतों का भीगा केस नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ, चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है। लगता है रात भर जगे हो। कुल्ली कर लो, मैं चाय लाती हूँ। ममता मुस्कुराती हुई जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी एक बार, ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती है। दिन भर में 10-15 प्याली। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पढ़ गए? महात्मा जी की आखिरी लालसा। मैं तो कहती हूँ, यह वह महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों बरस का सफर तय कर सकती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा। ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तय, कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं। उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी को आंचल पसार कर आशीर्वाद दो, तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों की धूलि लेकर कहूं। कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर हाथ बढ़ाती है। ममता, ममता दी, लो इसे। दूध फेंकता है। कमली अपने शिशु को गोदी में लेकर हंसती हुई आती है। दो। कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती है? बोतल दो। ममता आलथी पालथी मारकर बैठ जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। तुमने टेबलेट खा लिया कमला? खा लो। प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरद बाबू के उपन्यासों की यह नारी अपने विश्वास पर अडिग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर यह कभी बदल नहीं सकती। कमली पूछती है, प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ। ममता संक्षिप्त सा उत्तर देती है। हैं? नीलू रोता है। ना ना, पी लो बाबू। राजा, सोना, मानिक, नीलू रोम। अब रोने की क्या बात है प्यारे? ममता हंसती है। कलीमुद्दीन घाट पर चेथैया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। मित्रों, यहीं पर उपन्यास मैला आंचल समाप्त होता है। आप पूरे मैला आंचल के वाचन को क्रमवार मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर प्ले लिस्ट से सुन सकते हैं। तो सुनिएगा अवश्य और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराइएगा। मित्रों, मिलते हैं एक और नए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।